इतिहास में समझने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने इतिहास के विषय में समझा था कि इतिहास के हमने तीन उसके के कालखंड बांट दिए थे। जैसे मान लीजिए हमने प्राज्ञ इतिहास सब कह दिया था, हमने उसको आद्य इतिहास सब कह दिया था और हमने इतिहास कह दिया था। यानी कि 3 कालखंड में हमने उसे 3 जगहों से उसे बांट करके पढ़ लिया। जिनमें हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे प्री हिस्ट्री यानी प्राज्ञ इतिहास, तो इसमें हम लोग स्टोन एज के विषय में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से खेती किया जाता है। उसमें जो हमने पूरा पाषाण देख लिया, नव पाषाण देख लिया, मध्य पाषाण देख लिया, ये सब हमने पाषाण को देख लिया, ताम्र पाषाण देख लिया। हमने पूरा ये तीनों के तीनों एक बार ध्यान से आप लोग समझिए। इसी तरीके से हम लोगों को फिर इतिहास को तीन कालखंड में बांटना पड़ता है। देखिए, पहले हमने इतिहास, जो इतिहास है, इतिहास अगर पढ़ते हैं हम लोग तो इतिहास के ही बारे में, और इतिहास को पहले भागों में तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। तो इसका जब हमने 3 कालखंड किया था, यानी 3 भागों में जब हमने इसको बांटा था, तो उसमें से हम लोगों ने देखा था क्या चीज, हमने प्राज्ञ इतिहास के विषय में हमने क्या चीज देखा था, प्राज्ञ इतिहास के विषय में हमने देखा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े वहां पे हम लोग आद्य इतिहास देखे थे, आद्य इतिहास। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो उसमें हम देख लिए इतिहास के विषय में। किसके बारे में? इतिहास के विषय में। तो हम लोग जब ये प्राज्ञ इतिहास को स्टार्ट किए थे, इतिहास काल में प्राज्ञ इतिहास को, तो देखिए 3 भाग में बांटा गया है। लेकिन प्राज्ञ इतिहास को जब हम स्टार्ट किए थे तो इसमें हम लोगों ने पाषाण काल के विषय में देखा था पाषाण काल के विषय में। ये तो कंप्लीट है। जब हमने आद्य इतिहास में पढ़ा था तो इसमें हमने सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग वैदिक काल से स्टार्ट कर देते हैं। यानी वैदिक काल जो होता है, इन्हीं वैदिक काल के बाद हम 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ लेते हैं। महाजनपद के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमने यहाँ तक तो धीरे धीरे समझना है। लेकिन हम इसी इतिहास को फिर 3 कालखंडों में, इसी इतिहास को हम लोग 3 भाग में फिर बांट देते हैं। जिसमें हम लोग एक का नाम दे देते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरे को दे देते हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे को हम लोग नाम दे देते हैं इसका नाम है क्या चीज, आधुनिक इतिहास। अब हम लोगों ने इसको तो इस तरीके से बांट के पढ़ लिया। सिर्फ हम लोग समझने के लिए हम लोग पाषाण काल में घुसे और पाषाण काल के में समझ लिए। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े सिंधु सभ्यता के विषय में देख लिए। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े हमने इतिहास में वैदिक काल हो, महाजनपद हो, या फिर हमें बहुत सारे वंशजों के विषय में पता चलने के लिए अगर चाहे तो हम लोग उसमें पता देख लिए। लेकिन इसी इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट दिए। अब इसी के अनुसार आप लोगों के लिए एक प्राचीन इतिहास का प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे आपको उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये आपको बताऊंगी। मध्यकालीन इतिहास आप लोग के लिए आएगा, जिसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये भी आपको बता दूंगी पूरा। अभी इसी वीडियो में पूरा बताती जाऊंगी आपको। और आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसमें आपको मैं कंप्लीट करा दूंगी। यानी कि हम लोगों ने इस तरीके से इन इतिहास के विषय में हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने देखा था? हमने पहले इतिहास में 3 कालखंडों में बांट दिया था, और 3 कालखंडों में बांट करके हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास के जनक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हेरोडोटस हैं। तो हम लोगों ने उसको 3 कालखंडों में बांट दिया था। लेकिन जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चले कि इस प्राचीन इतिहास में आता क्या क्या है? मेन तो यहाँ पे है कि हमें कैसे पता चले कि प्राचीन इतिहास काल में आता क्या क्या है। तो जो हम लोगों ने प्राज्ञ ऐतिहासिक पढ़े थे, प्राज्ञ ऐतिहासिक यहाँ से जो हमने प्राज्ञ ऐतिहासिक देखा था, उसी प्राज्ञ ऐतिहासिक को हम लोग पढ़ ले, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। और जो सिंधु सभ्यता देखा था हम लोगों ने, उसे भी सिंधु सभ्यता को हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। वैदिक काल को भी हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल, 2 कालखंडों में इस वैदिक काल को बांट दिया गया था, वैदिक सभ्यता को बांट दिया गया था। उसके विषय में हम लोग इसी प्राचीन इतिहास में समझ जाएंगे। और महाजनपदों के विषय में, गौतम बुद्ध के और जैन धर्म, और विदेशी का आक्रमण, कौन सा विदेशी लोग आए थे, आक्रमण कैसे किए थे, युद्ध कैसे किए थे,
उसमें हम लोग कुषाण वंश के विषय में समझेंगे। कुषाण वंश क्या था, शकों का आक्रमण कैसे हुआ था, और संगम काल, इसके बाद कश्मीर का इतिहास हम लोग देखते हुए, ये सब प्राचीन इतिहास से रिलेटेड इतना ज़्यादा आप लोग को जानकारी इसमें मिलने वाला है जो प्राचीन इतिहास का है। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा मध्यकालीन इतिहास, जिस मध्यकालीन इतिहास में आप लोगों को बहुत तो कुछ इसमें समझने को मिलेगा। जैसे मध्यकालीन इतिहास में 4 ऐसे मुस्लिम आक्रमण हुए थे, यानी अरब आक्रमण हुआ था, यानी 4 हुए थे मुस्लिम आक्रमण। यानी क्या हुआ था, उसमें मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, यानी कि आए थे, ये शकों के बाद मुस्लिम आए थे यहाँ पे भारत में। इस पूरे भारत में छाने के लिए पहले मुस्लिम आ गए थे। ठीक है, तो मुस्लिमों का आक्रमण कहाँ से युद्ध हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब के विषय में आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट बता दूंगी धीरे धीरे, मतलब सिर्फ आपको समझने के लिए। आगे तो फिर हम लोग बढ़ेंगे ही, आगे हम लोग को समझना ही है दिल्ली सल्तनत काल क्या है, मुगल महमूद गजनवी कैसे आया था, मोहम्मद बिन कासिम कैसे आया था, क्या था, इनके विषय में पहले हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, जब इतिहास में जब हम मध्यकालीन में पढ़ेंगे तो उस मध्यकालीन में 4 मुस्लिम आ गए थे। चारों मुस्लिमों का नाम आप लोग को याद रख लेना है, जिनमें से पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। ये 711 से लेकर 712 के बीच में मोहम्मद बिन कासिम आया था और युद्ध किया था। ठीक है, और आया और लूटने के लिए सब जितने भी आए थे, तो ये अरब व्यक्ति थे, पहले आए थे, लूटे, चले गए। फिर आता है, कौन आता है, महमूद गजनवी। फिर दूसरे में आता है महमूद गजनवी, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी चला जाता है युद्ध यहाँ पे क्या करके, लूटपाट कर करके ये भी चला जाता है। लेकिन बच कौन जाता है, आ करके बसता कौन है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ये गौर का रहने वाला होता है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी आकर के युद्ध करता है। इसी में हम लोगों को छोटे छोटे वंशजों के विषय में पता चलने वाला है, कौन से वंश कौन थे, कहाँ से थे, इनके विषय में आप लोग समझने वाले हो। इसमें से आप फिर उसके बाद जैसे ये आया तो उसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर दिया। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल का इसने स्थापना कर दिया। कौन यहाँ पे किया था दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना, जैसे इसी का कुतुबुद्दीन ऐबक था, सेनापति आया, गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। तो इसी दिल्ली सल्तनत काल में, ये सल्तनत काल चला था 1206 से लेकर के पूरे कब तक चला था, 1526 तक, कि जब तक बाबर ना आ जाए। अब यहाँ पे बाबर आता है 1526 में, बाबर का आगमन हो जाता है, बाबर का आगमन हो जाता है। देखिए, आप लोग को पूरा ढंग से इसमें समझना होगा कैसे क्या हुआ था, कौन आया था। इतिहास का मेन चीज यही है कि आप लोगों को जड़ें पता होनी चाहिए। जिसको जड़ पता हो गया वो उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इतिहास को 3 कालखंड में बांट दिए, जिनमें से आपने प्राज्ञ इतिहास को देख लिया, अपने आधे इतिहास को देख लिया, अपने इतिहास को देख लिया। प्राज्ञ इतिहास में आपने पाषाण काल के विषय में देख लिया, आधे इतिहास में आपने सिंधु सभ्यता के बारे में देख लिया, और इतिहास में आप लोग वैदिक से स्टार्ट कर लेते हो और आगे तक उसी इतिहास में बहुत सारे इतिहास आएंगे। इसमें इसी इतिहास में प्राचीन भी आएगा, मध्यकालीन भी आएगा, इसी इतिहास में फिर क्या आएगा, आधुनिक इतिहास भी आएगा। तो इसी इतिहास के अंदर सब कुछ आएगा। तो हम लोगों को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम लोग उसे अलग अलग कर दें, यानी इतिहास को पढ़ने के लिए अलग कर दें, यानी हम लोग प्राचीन इतिहास अलग कर दें, आधुनिक इतिहास अलग, मध्यकालीन इतिहास अलग कर दें और आधुनिक इतिहास अलग कर दें, तभी तो हमें समझ में आएगा। नहीं तो फिर हम कंफ्यूज में हो जाएंगे, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी के विषय में भी बता रही हूँ मैं आपको, जो ये आए थे सब युद्ध करने के लिए आए थे, बहुत ज़्यादा आक्रमण करने के लिए आए, युद्ध किए, गए, चोरी किए, चले गए, लूटपाट किए, फिर भी ये चले गए। लेकिन ये मोहम्मद गौरी तो आकर के बस गया, क्योंकि जब इसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है गौरी की, तभी से दिल्ली सल्तनत काल
बस जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना हो जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत काल, देखिए मुगल दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था, लेकिन बाद में जो आया था इल्तुतमिश जब राजधानी दिल्ली ला दिया था, यानी जब दिल्ली राजधानी लाया था, तभी से दिल्ली सल्तनत काल चलता मतलब गया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में इसकी राजधानी बना रखी थी, यानी रहता तो था दिल्ली में, लेकिन राजधानी बना दिया था लाहौर। तो लाहौर राजधानी बना देने से तो लाहौर काल थोड़ा ना हम कह देंगे। फिर हम लोग को जब तक दिल्ली सल्तनत काल में कोई ऐसा शासक आकर के दिल्ली राजधानी नहीं बना देता, कुछ भी नहीं कर लेता, तो उसके विषय में हम लोग कैसे जानेंगे। तो कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश वास्तविक राजा आया था, मतलब शासक आया था, तब उसने दिल्ली में आकर के उसने दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना कर दिया था। और 1206 से लेकर के 1526 तक ये काल चला था। इसमें आप लोगों को 5 वंशज के विषय में देखना होगा, बहुत सारे कुछ चीज के विषय में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। शुरू से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? शुरू से समझ में आ रहा है? देखिए, अगर आप लोग को शुरू से समझ में आएगा तभी किसी चीज को देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आप लोग फंस जाओगे। अब इसमें जो गुलाम वंश चला था, देखिए इसी दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश आ गया था, गुलाम वंश। इसके बाद में आ गया था खिलजी वंश। ठीक है, अभी तो मैं आपको पढ़ा ना रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी कब, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, एक प्राचीन इतिहास का, एक मध्यकालीन इतिहास का और एक आधुनिक इतिहास का। देखिए, एक आ गया था तुगलक वंश, एक आ गया था सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। और एक आ गया था जिसका नाम था, सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। इसी लोदी वंश को खत्म कौन करता है? इसी को खत्म करता है दिल्ली सल्तनत काल में ये बाबर खत्म करता है लोदी वंश को। इसको बुलाया जाता है, आकर के खत्म कर देता है इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, और अपना ये दिल्ली सल्तनत काल, अपना ये मुगल साम्राज्य चलाना स्टार्ट कर देता है। क्या आप लोगों को यहाँ आपको ये चीज तो समझ, देखिए ये था मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। बाबर जब आएगा, बाबर, तो इसी आधुनिक इतिहास में भी आप पहुंचे ही कहाँ हो। जब बाबर आएगा 1526 में, कब आएगा? 1526 में बाबर आ गया। बाबर जैसे ही 1526 में आ गया, तो बाबर के बाद इसी का बेटा हुमायूं आ जाएगा। हुमायूं का बेटा अकबर आ जाएगा। अकबर का बेटा जहांगीर आ जाएगा। जहांगीर के बेटा अकबर के बेटा का नाम जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम रहता है, जहांगीर के बेटे का नाम रहता है इसका शाहजहां। क्या नाम रहता है? शाहजहां। 1 2 3 4 5। और शाहजहां के बेटे का नाम रहता है औरंगजेब। औरंगजेब। ये 5 6 जो होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो शासक आते हैं मुगल साम्राज्य में, ये शासक अपने आप पे एक मतलब मानने जानने वाले, युद्ध करने वाले, भारत में बहुत ही अपने आप को ताकतवर मानते थे। औरंगजेब के समय धीरे धीरे इसका साम्राज्य मतलब खत्म होना स्टार्ट हो गया था, मतलब मेन एक आगार पा गया था कि अब ये खत्म हो जाएगा। कारण क्या था इसका? इसने एक एक धर्म के बारे में, मतलब धर्म जो होता है, इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए कहने लगा। उस समय जैन और बौद्ध धर्म चल ही रहा था, लेकिन इस्लाम धर्म का ये प्रचार करने लगा था। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, यानी इसका साम्राज्य ठप हो गया। समझ में आया? अपने मन से किसी भी धर्म को अपनाना, अपने मन से जब लाखों लोग चाहते हैं कि आप ये काम करिए, आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप शासक हो, आप राजा हो,
तो आपको एक काम करना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। जब लाख लोग पीछे कर रहे हैं कि आप करिए, लेकिन अगर आप लाख लोग के छोड़ करके अकेले अपना साम्राज्य 10, 15, 20 लोग को चाहे 1000 लोग को लेकर के करते हो ना, वो कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए सक्सेस होने के लिए देखिए, हर एक जगह राजनीति घुसा हुआ है, हर एक जगह राजनीति घुसा हुआ है। सक्सेस होने के लिए लोगों ने धीरे धीरे देखा कि कहाँ पे वोट ज्यादा है। मतलब प्लानिंग तो यही होता है कि वोट हम देखें कहाँ पे ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा कहाँ है, स्टूडेंट ज्यादा कहाँ है, मतलब जिसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम उनके बारे में मतलब सब कुछ कर सकते हैं। अब वो हमें देखना स्टार्ट करेंगे कि हमारे बारे में बात हो रही है। हाँ, देखिए, लाखों में राजा तो एक हो जाता है, जो लाखों के पीछे आगे खड़ा होकर के बोल देता है कि लाख लोगों को ये चीज की जरूरत है। ये सातिर दिमाग है बहुत ज्यादा, जिसको आ गया वो समझ गया, वो आगे बढ़ गया। लेकिन इतना सातिर दिमाग इतनी तरीके से नहीं लगानी चाहिए, फिर भी ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते गए हैं धीरे। देखिए, जब हम ये मुगल साम्राज्य चल रहा था, इसी मुगल साम्राज्य के समय ही, मतलब जहांगीर के समय ही धीरे धीरे अंग्रेज आना स्टार्ट कर देते हैं व्यापार के लिए। अंग्रेज आते हैं, टॉमस रो आया था, हॉकिंस आया था, ये सब आए थे इजाजत मांगने के लिए कि हम क्या करें, व्यापार करें कि ना करें। तो उनका आगमन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। इसी मध्यकालीन में हम लोगों को आधुनिक इतिहास दिखाई देने लगता है, क्योंकि 1600 में धीरे धीरे कंपनी का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश कंपनियों का। अच्छा, एक बात बताइए, कोई ये लिखित है कि यहीं तक प्राचीन इतिहास है? कोई ये लिखित है कि यहीं तक आधुनिक इतिहास है? कोई ये लिखित है कि यहीं से अब खत्म होने वाला है? अब ये नहीं है कि सीट रिजर्वेशन है, हम यहाँ से वहां तक गए, तुम्हारा वहां हमारा स्टॉप आएगा, हम उतरेंगे और आप अपने सीट पे आकर के बैठना। ऐसा तो होता नहीं है। जिस तरीके से एक ट्रेन में जनरल का टिकट लेकर के लोग चढ़ जाते हैं, जिसको सीट मिल गया वो तो बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा भी उसी में अपना घुस जाता है, एंट्री कर लेता है, लेकिन उसको सीट नहीं मिला हुआ है, सीट नहीं मिला है, इंतजार में लगा हुआ है कि ये कब उतरे और हम कब बैठें। इसी तरीके से ये इतिहास है, और इसी इतिहास को समझने के लिए आप लोग को प्राचीन इतिहास हो या फिर मध्यकालीन इतिहास हो या फिर आधुनिक इतिहास हो, आपको पूरे अच्छे से पढ़ना चाहिए। मध्यकालीन इतिहास जब चल रहा है, इसी मध्यकालीन इतिहास में आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे खत्म होता है कब, तो क्या मैं 1857 की क्रांति के समय कह सकती हूँ? क्योंकि उसी समय से मैं कह सकती हूँ कि आधुनिक इतिहास चलना स्टार्ट हो गया था। अंग्रेज पूरी तरीके से नहीं, इससे पहले ही अंग्रेज आ गए थे। तो हम लोग जब ये मुगल साम्राज्य चल ही रहा था, तभी से हम लोग देख लेंगे कि आधुनिक इतिहास इसी में घुसा आ रहा है। मेन चीज समझ में आ रहा है आपको? आधुनिक इतिहास इसी में घुसा आ रहा है, यानी कि अंग्रेज की एंट्री हो चुकी है। अंग्रेज 1600 से पहले ही अपनी एंट्री कर चुके हैं, भारत में उनका आगमन हो चुका है। जब अकबर की मृत्यु होती है, जब 1605 में होती है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1608 के लगभग
1608 से धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देते हैं अंग्रेज, ठीक है। लेकिन मेन है कि जो टॉमस रो आया था 1615 में, वो अपनी एंट्री भारत में कर चुका था, आ गया था कि हम आकर के यहाँ पे जहांगीर से इजाजत ले लेंगे। ठीक है, जहांगीर की तो मृत्यु हो जाती है 1627 में, लेकिन इसके पहले उसका सारा आपको पीछे का इतिहास आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट, यानी इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट, यानी कि इस प्लेलिस्ट में आपको कौन सा प्राचीन इतिहास में क्या क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन इतिहास हम लोग उसी में प्राग्ञ ऐतिहासिक में हमने पाषाण काल के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने मध्य पाषाण, हमने क्या पढ़ा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण हमने पढ़ लिया था। तो वो तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में हम लोग जितने भी स्थल मिले हुए हैं उनके विषय में हम लोग पूरा कंप्लीट देख लेंगे, जिससे कहीं भी हम लोग को प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। फिर हम लोग वैदिक काल देख लेंगे, धीरे धीरे इसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसमें हम लोग वेदों के बारे में समझ लेंगे। वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को कितने खंडों में बांट दिया गया था, ये भी हम लोग देख लेंगे। जैसे कि पूर्व वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांट दिया गया था। फिर उसके बाद में हम 16 महाजनपद देखेंगे। अब इन्हीं 16 महाजनपद में जो वंशज आए थे उनके विषय में आपको देखना ही होगा। गौतम बुद्ध के विषय में देखेंगे, और जैन धर्म में हम लोग महावीर स्वामी के विषय में देख लेंगे। विदेशियों का किस तरीके से आक्रमण हो गया था, सिकंदर कैसे आया था, सिकंदर के समय कौन सा मगध पे कौन सा शासक थे, कुषाण वंश के विषय में, कुषाण वंश में कनिष्क के विषय में हम लोग समझ लेंगे। यानी ये प्राचीन इतिहास में। संगम काल में समझ लेंगे, जो चेर पांड के विषय में हम लोग समझेंगे, और उसके बाद में कश्मीर का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमें कोई कठिनाई ना हो। फिर हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि हमने मगध में जो देखे थे वंशज 7, इनमें से जितने भी ये वंशज आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको 20 वंशज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके आप लोग को संस्थापकों के विषय में याद तो जरूर कर लेना है। मान लीजिए जब हम लोग महमूद गजनबी या मोहम्मद गौरी के विषय में पढ़े थे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल आया था, उसके बीच में ही भक्ति आंदोलन चला था और सूफी आंदोलन, 2 आंदोलन ये चले हुए थे। भक्ति आंदोलन क्या था, शंकराचार्य को लेकर के, इसके विषय में आपको समझना होगा। सूफी आंदोलन क्या था, इसमें सूफी आंदोलन के विषय में हम लोग समझेंगे। जैसे 10 गुरु आए थे, गुरु गोविंद से हम लोग लेकर के पूरा कंप्लीट सीख लेंगे। ये हम लोग पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में समझ लेंगे, तब हम लोग मुगल साम्राज्य के विषय में समझेंगे मध्यकालीन में। ध्यान से आप लोग समझिए, भारत में जो शासक थे वर्धन वंश के, हर्षवर्धन थे जो शासक, ये जब आए थे तो इनके समय में साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक ठाक चल रहा था। कन्नौज पे भी अपना अधिकार इनका था, क्योंकि इनकी बहन की शादी हुई थी राजश्री की। धीरे धीरे बहुत इनका अधिकार था। लेकिन जैसे ही ये हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, यानी चालुक्य वंश के शासक मार देता है, ये नर्मदा नदी के नीचे जो चालुक्य वंश है, महाराष्ट्र के तरफ, उधर 3 भागों में बटा हुआ है, मार देता है। वैसे ही ये धीरे धीरे बिखराव में आ जाता है। ठीक है, कुषाण वंश को खत्म करने के बाद ही गुप्त वंश आए थे, और गुप्त वंश के बाद हम लोग हर्षवर्धन के विषय में पढ़ते हैं, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ समझ लीजिए कि इसके हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, नंद वंश के महापदम नंद थे, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, शुंग वंश के पुष्य शुंग थे, कुषाण इसके क्या कहते हैं, शुंग वंश कर्ण वंश के वासुदेव थे, और सातवाहन वंश के शासक सिमुख थे, गुप्त वंश के श्री गुप्त थे, जो यूपी बिहार वाला एरिया है उधर साइड में,
और वर्धन वंश के जो संस्थापक थे ये पुष्यभूति थे, जो थानेश्वर में है, हरियाणा, इधर थानेश्वर, ये थानेश्वर कुछ कहते हैं वहां पे। इसी तरीके से आप लोगों को पुष्यभूति के विषय में, इसी में वर्धन वंश जो आते हैं, इसी में हम लोग हरियंक वंश के विषय में पूरा कंप्लीट समझ लेंगे। वाकाटक वंश के जो विंध्य शक्ति थे, इसके संस्थापक। चालुक्य वंश 3 भागों में था, जिन्हें चालुक्य वंश थे, जयश्री थे, जय सिंह इसके संस्थापक थे, ये वातापी में। चालुक्य वंश तैलफ थे इसके संस्थापक, जो कल्याणी में थे। चालुक्य वंश में विष्णु वर्मा थे, जो बेगी में थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, जो कर्नाटक मध्य प्रदेश में थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जो काचीकुंड में तमिलनाडु में थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जो बंगाल में था। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे, जो राजस्थान कन्नौज में था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो बंगाल में था। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल थे, जो कर्नाटक में। और चंदेल वंश के संस्थापक ननकू थे, जो मध्य प्रदेश में थे। इस तरीके से आप लोगों को वंशज के विषय में धीरे धीरे बहुत सारे वंशज आएंगे, इन वंशजों के विषय में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हर्षवर्धन को खत्म हो जाने के बाद धीरे गुप्त में समुद्रगुप्तों को हट जाने के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय को हट जाने के बाद धीरे धीरे इन शकों का जब आगमन होता है ना, धीरे धीरे अपना छोटा टुकड़ों में वंशज बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के विषय में, जैसे विजयनगर में हम कृष्णदेव वहाँ के बारे में समझ लेंगे, कृष्ण रायदेव नाम है उनका, उनके विषय में समझ लेंगे। हम लोग इस तरीके से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक परिचय था आप लोग जिसमें समझ सके। इसमें हम लोगों को किसके विषय में, प्राचीन के विषय में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में समझेंगे। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी, यानी जब प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी उसके बाद आप लोग कंप्लीट उसमें देखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।